हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। और मार्केट टॉक सेक्शन में आज लेके आ गया हूं मैं कि रिसेंटली जो निर्मला सीतारामन जी हैं उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का जो रिलीफ अमाउंट डिक्लेयर किया है उसके बारे में कि उसके क्या क्या बेनिफिट है, किस किस सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट करेगा और कहाँ कहाँ यूज होगा। देखिए, उन्होंने तो माइक्रो इंडस्ट्री और मिनी इंडस्ट्री की डिफिनेशन ही चेंज करके रख दी है। इसको मैंने बहुत ही आसान शब्दों में ब्रेक किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं बात करने वाला हूं इस 20,000 करोड़ के बजट के बारे में। तो वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको हर फील्ड के बारे में पता चल जाए और आप किस सेक्टर में आते हैं, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक इंडस्ट्रिस्ट हैं, आप एक रिसेंट बिगनर हैं, आप अगर बिगनर है इंडस्ट्री सेक्टर में, तो आपके लिए क्या एडवांटेज है, साथ ही क्या लिमिटेशन है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि आईटीआर फाइल करने की डेट जो है उसे एक्सटेंड कर दी गई है और अब जो है 30 नवंबर 2020 तक है। जी हाँ, 30 नवंबर 2020 तक आप आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को आईटीआर फाइल करना ध्यान में नहीं था या किसी कारणवश कोरोना की वजह से अगर वो मिस कर गए थे, तो जी हाँ, लास्ट डेट को आप ध्यान में रखिए, वो है 30 नवंबर 2020 तक की बात है। उसके बाद करते हैं टैक्स पेयर की। तो देखिए, टैक्स पेयर को बहुत बेनिफिट मिला है। जो टैक्स पेयर है उनको 31 मार्च 2021 तक टीडीएस में 25% तक का बेनिफिट मिलेगा। या राइट, टैक्स पेयर को टीडीएस में 25% तक का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद करते हैं हम लोग रियल एस्टेट में। आप सब जानते हैं कोरोना की वजह से किस तरह का लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के 4th फेज में हम लोग जा चुके हैं। काम ऑलमोस्ट हर जगह रुक चुका है। लेबर जो है वो अपने अपने स्टेट में जा चुके हैं और कई लोग रास्ते में अटके हुए हैं। ऐसे में रियल एस्टेट के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। देखिए, रेडा जो होती है वो हर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक डेडलाइन डिफाइन करती है। अगर वो प्रोजेक्ट उस डेडलाइन के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाता तो उसके ऊपर में गवर्नमेंट जो है वो लीगली एक्शन लेती है। लेकिन कोरोना की सिचुएशन को समझते हुए, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, ये पूरा वर्ल्ड वाइड इशू है, गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट सेक्टर को 6 मंथ का एक्सटेंड दिया है। 6 मंथ का उनका ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दिया है। अगर उनका प्रोजेक्ट जनवरी में खत्म होने वाला था तो अब वो जनवरी से 6 महीना एक्स्ट्रा का टाइम ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए और इस 6 मंथ के अंदर उनको अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि देखिए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितने भी डिवाइस हम यूज कर ले, लेकिन अगर हमारे पास में लेबर नहीं है, अगर हमारे पास वर्कर नहीं है, तो मशीन रखे रह जाएंगे। और रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें डेली बल्क अमाउंट में एक बहुत बड़ी क्राउड चाहिए हमको काम को करने के लिए। अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट है ये 20 मंजिल और 30 मंजिल के टावर को कंप्लीट करना। तो रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छी न्यूज डिक्लेयर की है। उसके बाद करते हैं हम लोग बात करते हैं डैशकॉम की। डैशकॉम यानी कि वो कंपनियां जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब इधर आपका कंज्यूमर है, इधर वो कंपनियां हैं जिनको बनाती है, उनके बीच में जो मीडिएटर का काम करती है, उनके लिए लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। तो उनके लिए 90,000 करोड़ रुपए दी गई है। जी हाँ, 90,000 करोड़ रुपए का जो है वो दिया गया है डैशकॉम कंपनियों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है लिक्विडिटी की इशू को रिजॉल्व करने के लिए। उसके बाद करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की। देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है और माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उनके लिए दिया गया है 30,000 करोड़ का लिक्विडिटी स्कीम लाई जा रही है। इससे क्या होगा कि जो भी मैंने बताया कि लिक्विडिटी की जो इशू है उनकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्टर को उन्होंने चुना है और जिसको रिलीफ दी गई है वो है एनबीएफसी। एनबीएफसी को 45,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जी हाँ, एनबीएफसी को 45,000 करोड़ रुपए देने का डिक्लेरेशन किया गया है। इसका बेनिफिट क्या, और इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है ना, इसमें कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि एनबीएफसी जिनकी रेटिंग कम है उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा और उनके साथ लिक्विडिटी की कोई इशू नहीं आएगी। इसलिए ये 45,000 करोड़ रुपए जो है वो एनबीएफसी को दिया गया है। इसके बाद जो एक बहुत ही अच्छी न्यूज है स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, वो है ईपीएफ की। देखिए, ईपीएफ में बहुत बड़ी राहत मिली है। ईपीएफ में बहुत बड़ी राहत मिली है, लेकिन राहत किनको मिली है? तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जितने भी लोग जॉब करते हैं, आप और मैं, हमारी तरह जो लाखों लोग हैं, उनके अकाउंट में ईपीएफ डिडक्शन होता है, उनके पेमेंट में से ईपीएफ डिडक्शन होता है। लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्री है जिनका पेमेंट बहुत कम है, उनके लिए गवर्नमेंट ने प्लान लाई है कि जिस कंपनी के एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी बिलो 50,000 है, बिलो 15,000 है, माफ कीजिएगा, अगर 15,000 रुपए से कम है
और उस कंपनी के एम्प्लॉय जो हैं वो 100 से कम है, 100 और 100 से कम है, और उनका एवरेज इनकम 15,000 से कम है, तो उनको ये बेनिफिट दिया गया है। लास्ट 3 मंथ का ऑलरेडी जो है वो ईपीएफ गवर्नमेंट ने फिल किया था, और अगले 3 महीने का भी गवर्नमेंट फिल करने वाली है। यहाँ पे एक और चेंज किया गया है कि 12% से घटा के इसको 10% कर दिया गया है। तो देखिए बहुत बड़ी रिलीफ की बात है। एक तो सैलरी कम थी लोगों की, उसमें से ये पैसे डिडक्ट हो रहे थे। कंपनियों ने क्या किया है कि लोगों के पैसे ऑलरेडी डिडक्ट करने चालू कर दिए हैं, तो एक आम आदमी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था मैनेज करना। तो ये उनके लिए एक बहुत ही रिलीफ की बात है कि पास्ट 3 मंथ और नेक्स्ट 3 मंथ उनको दोनों की टेंशन नहीं रही। वो सर्टेन अमाउंट जो है वो उनके ईपीएफ अकाउंट में जा रहा है। उसके बाद जो अगला सेक्टर है वो है एमएसएमई। जी हाँ, माइक्रो इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री की। माइक्रो इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री की तो पूरी की पूरी डिफिनेशन ही बदल दी गई है। देखिए पहले जिनको माइक्रो इंडस्ट्री कहा जाता था और मिनी इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, अब तो उनको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। अब क्या है कि जिस कंपनी का 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 10 करोड़ का उससे रिटर्न आ रहा है, अब वही माइक्रो इंडस्ट्री में काउंट होंगे। जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और रिटर्न 10 करोड़ एटलीस्ट आ रहा है, वही कंपनी कंसीडर किए जाएंगे माइक्रो इंडस्ट्री में। दूसरी तरफ है स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री में उन्हीं कंपनियों को स्मॉल इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा जिनका इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ है और रिटर्न एटलीस्ट 50 करोड़ है। जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करेंगे वही आपके स्मॉल इंडस्ट्री में कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद जिस इंडस्ट्री को 20 करोड़ का निवेश है और 100 करोड़ का टर्नओवर है, उसे मीडियम इंडस्ट्री के रूप में कंसीडर किया जाएगा, मीडियम इंडस्ट्री के रूप में कंसीडर किया जाएगा। क्या होना चाहिए? 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और एटलीस्ट 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। इसके साथ ही टेंडर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज आई है कि 200 करोड़ तक के टेंडर जो है अब उनको ग्लोबल नहीं किया जाएगा। 200 करोड़ तक के टेंडर जो है वो ग्लोबल नहीं किया जाएगा। इससे इंडियन मार्केट को बहुत बेनिफिट होगा। देखिए क्या होता है कि जब इसको ग्लोबली कर दिया जाता है ना, तो बिडिंग में कहीं से लोग भी इसकी बिडिंग कर सकते हैं। लेकिन अब अगर ये ग्लोबल नहीं रहा ना, तो सिर्फ इस पे जो भारत के लोग हैं, जो भारत के इंडस्ट्रिस्ट है, जो भारत के बिजनेसमैन हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, अब वो इसकी बिडिंग करेंगे और उसका बेनिफिट इंडियंस को मिल पाएगा। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी चीज डिक्लेयर की है। तो ये था हमारे बजट का एक शॉर्ट में जो मैंने आप तक शेयर करना चाहा कि किन किन इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, ईपीएफ में क्या चेंजेस आए हैं, स्मॉल इंडस्ट्री का डिफिनेशन क्या हो गई, माइक्रो इंडस्ट्री और मिनी इंडस्ट्री की डिफिनेशन क्या हो गई है, डेस्कटॉप सेक्शन को क्या बेनिफिट मिला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझ पाए हमारे इस 20,000 करोड़ का जो रिलीफ दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, उनका इंटेंशन क्या है और ये किस किस सेक्टर के लोगों को किसको किसको बेनिफिट पहुंचाएगा और कैसे ये आम जनता के लिए बेनिफिशियल है।